हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं वीकेएस बायो एजुकेशन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जीवों में जनन के बारे में। जीवों में जनन क्या होता है उसके लिए हमने पढ़ा था, जीवों के लिए पढ़ा था, जीव जीवन अवधि के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने विज्ञान की एक थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी। बायोलॉजी के जनक कौन है, इसके अलावा जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, ये सब हमने देखे थे। सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं वो सब हमने देखे थे। फिर हम आए थे हमारे टॉपिक पे जीवों में जनन के ऊपर। उसके अंदर हमने जीवों में जनन के लिए, जीवों के लिए जीवों की जीवन अवधि के ऊपर पढ़ा था। इसके अलावा जीवों की जीवन अवधि देखी थी। लगभग हमने 10 से 12 जीवों की जीवन अवधि के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे प्रजनन के बारे में। तो प्रजनन के ऊपर जब हम पढ़ रहे थे टॉपिक पे, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन की परिभाषा देखी थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है मोटा मोटी, और लैंगिक जनन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन दोनों के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन। स्टूडेंट्स, अलैंगिक जनन के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखिए कि अलैंगिक जनन के अंदर एकल जनक के द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है, या फिर इसके अंदर क्या होता है कि जनक के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह जनक अलैंगिक जनन कहलाता है। और संतान में विभिन्नताएं नहीं होती हैं, अपने जनक के हूबहू कॉपी होती है संतान। अब देखिए, अलैंगिक जनन एकल जीव द्वारा संतति उत्पन्न करना, ये क्या है? अलैंगिक जनन है। संतति अपने जनक के समरूप या जनक के एकदम समान पैदा होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया था क्लोन के बारे में कि अलैंगिक जनन का एग्जांपल क्या है? क्लोन है। और क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि क्लोन कौन से जनन के अंदर आता है, या फिर क्लोन कौन से जनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो आप बताएंगे अलैंगिक जनन के द्वारा। तो देखिए, क्लोन के अंदर आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव उत्पन्न होता है। किसके एक समान जीव? जनक के एक समान जीव उत्पन्न होता है। और विशेष जनन अंगों के बिना अपने स्वयं के समान ही संतति उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? जनक। तो देखिए स्टूडेंट्स, जनक आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से एक समान जीव को उत्पन्न करता है, और जनक ही क्या करता है? विशेष जनन अंगों के बिना ही अपने स्वयं के समान संतति उत्पन्न कर लेता है, और इनमें समसूत्री विभाजन ही होता है। और यह अकशेरुकी प्राणियों में मोस्टली पाया जाता है। और इन प्राणियों में नर व मादा का भेद नहीं होता है। नर व मादा का भेद नहीं होता है। स्टूडेंट, हमने लैंगिक जनन में देखा था कि एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए, है ना। यहाँ पे नर व मादा का कोई भेद नहीं है, एक ही युग्मक की आवश्यकता है। तो अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कोरक जनन भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकारों के ऊपर बात करेंगे हम। तो अलैंगिक जनन के प्रकारों में हम सबसे पहले देखें तो द्विविभाजन या द्विविखंडन, ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो अलैंगिक जनन के फर्स्ट प्रकारों में जो फर्स्ट है वो है द्विविभाजन या द्विविखंडन। द्विविभाजन द्विविखंडन 3 प्रकार का होता है। साधारण द्विविभाजन, लंबवत द्विविभाजन, और तीसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। तो स्टूडेंट, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू जो है इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए आप, अमीबा में साधारण द्विविभाजन। साधारण द्विविभाजन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा। अब देखिए, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है अमीबा की। स्टूडेंट्स, आप 11th में भी पढ़ चुके हो कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों के ऊपर मोटा मोटी या फिर जानकारी हम 11th क्लास में ले चुके हैं। तो हमें पता है कि अमीबा अकशेरुकी प्राणी है, और अमीबा की स्ट्रक्चर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, ये अमीबा है। अमीबा के अंदर केंद्रक जो है वो साधारण द्विविभाजन के द्वारा 2 भागों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और प्रत्येक जो विभाजित खंड के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न, एक नया अमीबा बन जाता है। तो ये बात हो गई अमीबा में साधारण द्विविभाजन की। अब देखिए आप, सेकंड देखते हैं हम लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन को हम युगलिना के एग्जाम्पल के द्वारा इजीली समझ पाएंगे। ये देखिए, ये है युगलिना। युगलिना के बारे में भी हम जानते हैं। तो ये युगलिना की स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में केंद्रक है। अब देखिए, द्विविभाजन के द्वारा, ये देखिए आप, लंबवत द्विविभाजन का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर लंबवत रूप से द्विविभाजन होता है, और 2 पुत्री युगलिना बन जाती है। केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक पुत्री युगलिना के द्वारा एक स्वतंत्र युगलिना का निर्माण, एक पूर्ण युगलिना का निर्माण
हो जाता है। तो ये बात हो गई हमारी यूग्लिना में लंबवत द्विविभाजन की। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जो है आप देखिए हमने ये पढ़ लिया अमीबा में साधारण विभाजन, फिर हमने देखा यूग्लिना में लंबवत विभाजन। अब हम तीसरा देखते हैं पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन। ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है पैरामीशियम की। अब पैरामीशियम के अंदर यहाँ पे इस जगह पे ये केंद्रक शो कर रखा है। अब केंद्रक जो है भागों के अंदर बढ़ता है और पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो एक भाग ऊपर एक भाग नीचे केंद्रक भी विभाजित हो जाता है और दो खंडों में बट जाता है और प्रत्येक खंड के द्वारा नया पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। नया पैरामीशियम जीव जो है वो पूर्ण रूप से उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये बात हो गई हमारी पैरामीशियम में अनुप्रस्थ विभाजन की। तो स्टूडेंट्स हमने अलैंगिक जनन के फर्स्ट प्रकार द्विविभाजन या द्विविखंडन को डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ लिया है। अब हम सेकंड देखते हैं बहुविभाजन। तो स्टूडेंट्स बहुविभाजन क्या होता है, इसको भी हम एक अमीबा के एग्जाम्पल के द्वारा ही देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए ये है अमीबा में बहुविभाजन। ये स्ट्रक्चर किसकी है? स्ट्रक्चर है अमीबा की। इसमें क्या है? केंद्रक। ये केंद्रक जो है वो बहुविभाजन के द्वारा छोटे छोटे खंडों में बंटने लग जाता है। स्फुटन के द्वारा केंद्रक बाहर निकलते हैं और प्रत्येक केंद्रक के द्वारा एक नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में बहुविभाजन। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम के थ्रू हम इजीली इस बात को समझ पाए हैं कि अमीबा में द्विविभाजन किस प्रकार से होता है और बहुविभाजन जो है वो किसका एक प्रकार है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अमीबा में कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो आप बता देंगे अमीबा में बहुविभाजन भी है और अमीबा में द्विविभाजन भी है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए कि द्विविभाजन का एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे यूग्लिना और पैरामीशियम। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि यूग्लिना और पैरामीशियम में कौन सा विभाजन पाया जाता है या फिर अलैंगिक प्रकार का कौन सा अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो आप बताएंगे द्विविखंडन या द्विविभाजन पाया जाता है यूग्लिना में और पैरामीशियम में। उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मोटोमी। इसका एग्जाम्पल हम लेंगे ओपेलाइना। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन नहीं होता है। केंद्रक प्रत्येक पुत्री कोशिका में विभाजित होकर जनक के समान ही उत्पत्ति कर देता है। ये देखिए हम इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारी हो गई ओपेलाइना की। इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक विभाजित नहीं होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। कोशिका द्रव्य खंडों के अंदर विभाजित होकर ओपेलाइना का निर्माण कर लेता है और उससे दो स्वतंत्र जीव ओपेलाइना की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये देखिए किसकी बात हो गई? ये हो गई ओपेलाइना में प्लाज्माटोमी। प्लाज्माटोमी का मतलब यही है कि इसमें केंद्रक विभाजित नहीं होगा, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और ये भी किसका एक प्रकार है? अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। उसके बाद हम बात करते हैं मुकुलन की। मुकुलन का मतलब क्या होता है? मुकुलन का मतलब होता है शरीर से कलिका पृथक होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। शरीर से कलिका पृथक हो जाती है और वही कलिका किसका निर्माण कर लेती है? एक जीव का निर्माण कर लेती है। इसको हम हाइड्रा के एग्जांपल के द्वारा इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर हमारे सामने है, ये स्ट्रक्चर है हाइड्रा की। हाइड्रा के अंदर ये मुकुलन के लिए क्या निकलते हैं? बाहर की साइड में ये बड होती है, कलिकाएं होती है। फिर क्या होता है? ये कलिकाएं जो है वो हाइड्रा से अलग हो जाती है और कलिकाएं जब अलग होती है तो ये अलग होकर प्रत्येक कलिका के द्वारा एक पूर्ण हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो कलिका या बड के द्वारा ही संपूर्ण हाइड्रा का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन या फिर मुकुलन कहलाता है। और मुकुलन किसका एक भाग है, किसका एक प्रकार है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुकुलन का कोई एग्जांपल बताइए, कोई उदाहरण बताइए, तो आप हाइड्रा का एग्जांपल इजीली बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं विखंडन। विखंडन और मुकुलन लगभग दोनों सेम ही है। इसमें भी शरीर से अलग हुए भाग के द्वारा संपूर्ण प्राणी का निर्माण हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं हाइड्रा और यीस्ट। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम प्रोसेस जो है वो मुकुलन के समान ही है। तो ये बात हो गई हमारी विखंडन की। आगे हम देखते हैं तो विखंडी जनन। विखंडी जनन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या है? पुनरुद्भवन क्या है? और बीजाणु जनन क्या है? तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखते हैं कि विखंडी जनन की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में एग्जाम्पल के लिए यदि हम ले तो हरित शैवालों में, और हरित शैवाल में भी कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? स्पाइरोगायरा और यूलोगायरा।
थ्रिक्स का एग्जाम्पल, इनमें जीव परिपक्व होने के बाद विखंडी जनन होता है। जीव परिपक्व हो जाता है, उसके बाद ही उसमें क्या होता है, विखंडी जनन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इसमें से यूं आ जाता है कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, इनके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, वो पाया जाता है विखंडी जनन। या फिर क्वेश्चन आ जाए विखंडी जनन का के एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता देना स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हरित सवाल भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, और बाकी जो है डिटेल्स हमारी आगे के चैप्टर्स में आती रहेगी। तो आप प्लीज मेरे चैनल से बने रहिएगा। आगे देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन के बारे में स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे अभी, और पहले हम बात कर लेते हैं पुनरुद्ध भवन के बारे में। पुनरुद्ध भवन क्या होता है, इसमें किसी भी अवस्था में पुनरुद्ध भवन हो सकता है। पहली बात तो ये है कि वयस्क अवस्था में, लार्वा अवस्था में, किसी भी अवस्था में पुनरुद्ध भवन की क्रिया हो सकती है, लेकिन अलग अलग जीवों में पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया जो है वो अलग अलग होती है। ओके, तो देखिए जीव का कटा हुआ भाग वापस निर्मित हो जाता है। एग्जाम्पल यदि हम ले तो एक फेमस और बढ़िया एग्जाम्पल इसका है प्लेनेरिया। क्वेश्चन आ जाता है सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है बच्चों, और ये क्वेश्चन आता भी है, तो आप इसको दिमाग में ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिए इस चीज को कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया में पाया जाता है। इसके अलावा ये बात होगी प्लेनेरिया की। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है मनुष्य में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है। मनुष्य के अंदर एक तो यकृत में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा मनुष्य में त्वचा में पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। त्वचा के एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं आपको बताऊं तो यदि आपकी स्किन कहीं से कट जाती है, कहीं पे कट लग जाता है, तो कुछ दिनों के बाद वो स्किन अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ लिया अलैंगिक जनन का एक प्रकार पुनरुद्ध भवन। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे बीजाणु जनन और कायिक प्रवर्धन की। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम बात करते हैं बीजाणु जनन की। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम बीजाणु जनन की बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बीजाणु क्या होते हैं। बीजाणु जो है वह विशेष प्रकार की कोशिका होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। बीजाणु का ये फेमस गुण ही है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित भी रह सकते हैं। और बीजाणु क्या है, बीजाणु एक विशेष प्रकार की कोशिका है, और बीजाणु की एक विशेषता क्या है कि बीजाणु के द्वारा संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता, मतलब बीजाणु संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता भी रखता है। इसी के आधार पर बीजाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं एचल बीजाणु एंड सेकंड वन होते हैं चल बीजाणु। तो एचल बीजाणु को क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर, और चल बीजाणु को बोलते हैं जूस्पोर। तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है इनके इंग्लिश नेम भी आ जाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ ही इसको पढ़िएगा। एचल बीजाणु को तो बोलते हैं एप्लेनोस्पोर, और चल बीजाणु को बोलते हैं जूस्पोर। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल से हम पढ़ सकते हैं। तो हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं एचल बीजाणु। एचल बीजाणु का एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक कवक है। पेनिसिलियम क्या है, एक कवक है। अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये देखिए ये डायग्राम किसका है, ये पेनिसिलियम का डायग्राम है। इसमें ऊपर की साइड में एचल बीजाणु उपस्थित है, और कौन से बीजाणु है, एचल। इनको क्या नाम दिया गया है, कोनिडिया। और प्रत्येक बीजाणु किसका निर्माण करने की क्षमता रखता है, संपूर्ण जीव बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन ये एचल है, चल और एचल, इससे आप समझ सकते हैं एचल का मतलब क्या होता है, जो चलायमान नहीं है, मतलब जो गति नहीं कर सकते, और चल का मतलब क्या होता है, जो चल सकते हैं, जो गति कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि आप एचल बीजाणु का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो एचल बीजाणु का एग्जाम्पल आप बता देंगे पेनिसिलियम। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेनिसिलियम चल बीजाणु है कि एचल बीजाणु है। तो आप बताएंगे पेनिसिलियम एचल बीजाणु है, इस पर कोनिडिया पाए जाते हैं जो एक संपूर्ण जीव को निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, और ये एचल होते हैं। अब देखिए पेनिसिलियम नाम जहां आ रहा है वहां हमारे दिमाग में एक बात आती है
कि सबसे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था, एक एंटीबायोटिक खोजा गया था, है ना। और वो किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस एंटीबायोटिक की खोज किससे की थी? कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। और उससे क्या खोजा था? पेनिसिलिन खोजा गया था। तो किसने खोजा था पेनिसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और ये क्या था? सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक था। और कौन से कवक से खोजा गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से खोजा गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात बताने का मेरा मेन पर्पस यही है कि काफी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं चल बीजाणु। अब चल बीजाणु का मतलब चल से समझ में आ रहा है कि गति करना। चल का मतलब क्या होता है? गति करना। तो देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल हम लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास की स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर की साइड में ये जो है ये बीजाणु है। और इसकी एक खास बात ये है कि प्रत्येक बीजाणु के शीर्ष के ऊपर कशाभिकाएं मिल रही है। कशाभिकाएं दिखाई दे रही है हमको। तो ये कशाभिकाएं जो है ये इनको गति प्रदान करने का काम करती है। इन कशाभिकाओं के थ्रू ये बीजाणु क्या करते हैं? गति करते हैं। और ये बीजाणु गति करते हैं, इसीलिए इन बीजाणुओं को क्या बोलते हैं? चल बीजाणु बोलते हैं। और क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक हरित शैवाल है। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का बीजाणु है, तो आप बताएंगे एक चल बीजाणु है। और ये किस प्रकार का जनन करता है? यह अलैंगिक जनन करता है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चल बीजाणु का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता देंगे क्लेमाइडोमोनास। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर जो है इजीली पढ़ लिया है कि बीजाणु जनन क्या है, चल बीजाणु क्या है और अचल बीजाणु क्या है। और स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे पादपों में। तो देखिए, पादपों के अंदर दो भाग होते हैं। एक तो होता है पादपों के अंदर कायिक भाग, एंड सेकंड वन होता है जननीय भाग। कायिक भाग क्या होता है? इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं पादप के? एक तो तना आ जाता है, मूल आ जाता है, पत्तियां आ जाती हैं, शाखाएं आ जाती हैं। और जननीय भाग में क्या आता है? पुष्प आ जाता है। क्या आता है जननीय भाग में? पुष्प। तो स्टूडेंट, जननीय भाग जो पुष्प है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर है, तो उसके अंदर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे बताने का रीजन यही था कि इसमें जननीय भाग कौन कौन से हैं। ये देखिए, परागकोश, परागकण है, ये नर युग्मकोद्भिद है। इसके अलावा अंडाशय यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? मादा युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं। इसलिए पुष्प क्या हो गया? एक जननीय भाग हो गया। किसका? पादप का। अब बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की। तो इसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए आप, इसमें जो है कुछ पादपों की तने, मूल, पत्तियों, शाखाओं के ऊपर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अपस्थानिक या कक्षस्थ कलिका कहते हैं। और इन कलिकाओं से ही संपूर्ण जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था हाइड्रा का, वो किसमें था? जीवों के अंदर था। जीवों के अंदर हाइड्रा का एग्जाम्पल हमने देखा था। उसके अंदर हाइड्रा के एक छोटे से बट के द्वारा संपूर्ण हाइड्रा का निर्माण हो रहा था। उसी प्रकार से इनके अंदर एक कलिका के द्वारा संपूर्ण पादप का निर्माण हो रहा है। तो ये ये क्या है? ये है कायिक प्रवर्धन, या इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम ले तो आलू। आलू क्या है? आलू किसका एग्जाम्पल है? तने में कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा शकरकंद का हम एग्जाम्पल ले तो ये क्या है? मूल में कायिक प्रवर्धन का एग्जाम्पल क्या है? शकरकंद। अब आलू का हम बात करें तो आलू के अंदर देखिए, जब आलू कुछ दिनों तक पड़ा रहता है तो उसमें से बाहर की तरफ जो है वो अंकुरित हो जाता है, उसमें कक्षस्थ कलिकाएं निकल जाती है और उन कलिका के द्वारा ही पूरा आलू बन जाता है। तो ये संपूर्ण जीव उत्पन्न हो जाता है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारी बात जो है यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि अलैंगिक जनन क्या है, हमने ये पढ़ लिया। अलैंगिक जनन के कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में पढ़ा, और विद डायग्राम पढ़ा कि डायग्राम के थ्रू हमको इजीली समझ में आ जाता है कि इसके अंदर जो है अलैंगिक जनन किस प्रकार से होगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन की जब हम बात करेंगे तो हमने बताया था कि इसमें क्या होते हैं? दो युग्मक होते हैं। एक तो होता है नर युग्मक एंड सेकंड वन होता है मादा युग्मक। अब देखिए, शुक्राणु के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होगा और अंडाणु के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होगा। और इन दोनों युग्मकों के संलयन से, इनके जुड़ने से ही जायगोट या युग्मनज का निर्माण
होगा और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जीव बनेगा। संतति जनकों के समरूप नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब क्या आ गया, इसमें जो एम्ब्रियो बनेगा, जो जीव बनेगा, वो जो जीव है वो अपने जनक के बिल्कुल समान या समरूप नहीं होता है। जबकि अलैंगिक जनन में क्या हो रहा था, बिल्कुल क्लोन, बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल सेम पैदा होता है अपने जनक के। जबकि लैंगिक जनन के अंदर जीव जो उत्पन्न होता है वो संतति जो है वो अपने जनक के समरूप नहीं होती है। ये डिफरेंस है लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक सदैव अर्धसूत्री होते हैं। युग्मक का निर्माण जंडों की द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। अब देखिए जनन या गोनेट्स या जनन अंग जो है, जनन अंगों के द्वारा द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसी से क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और गोनेट्स जो है वो ऑर्गन है जो किनका निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं मेल फीमेल, टेस्टिस, टेस्टिस को क्या बोलते हैं, वृषण, और फीमेल में ओवरीज को बोलते हैं अंडाशय। तो ये टेस्टिस और ओवरी ये दोनों ही क्या हैं, जनन अंग हैं। अब इनसे स्पर्म बनेंगे, इससे ओवा बनेगी, इससे नर युग्मक बन जाएंगे, इससे मादा युग्मक बन जाएगी और इन दोनों से जायगोट बन जाएगा और जायगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन के बारे में बेसिकली हल्का फुल्का हमने इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन तो ठीक है, अब नर और मादा युग्मक दोनों का आपस में निषेचन होगा तब जाके जायगोट बनता है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट तो निषेचन होगा नहीं, निषेचन से पहले भी कुछ घटनाएं होती हैं और निषेचन के बाद भी कुछ घटनाएं होती है जिससे युग्मक का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन पूर्व घटना के बारे में पढ़ना होगा लैंगिक जनन को जानने के लिए विस्तार से। इसके अलावा हमें निषेचन पश्च घटना को भी देखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, निषेचन तो हमने देख लिया, युग्मनज का निर्माण, युग्मकों के द्वारा युग्मनज बनता है, वो क्या होता है, निषेचन होता है। लेकिन निषेचन से पहले हमें देखना होगा कि युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये देखिए, तो युग्मकों का निर्माण यदि नहीं होगा तो क्या युग्मनज बनेगा, क्या जायगोट बनेगा, क्या एम्ब्रियो बन पाएगा, नहीं। तो हमें पहले हम देखेंगे कि युग्मकों का निर्माण किससे होता है, फिर हम बात करेंगे युग्मकों के स्थानांतरण की। क्या युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा तो क्या निषेचन की क्रिया होगी, नहीं होगी। तो हमें निषेचन से पहले युग्मक के निर्माण के बारे में प्लस युग्मकों के स्थानांतरण के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटना में सबसे पहले युग्मक का निर्माण। अब देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम, शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है और अंडाणु का निर्माण अंड जनन कहलाता है। अब देखिए शुक्राणु के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है और अंडाणु के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाता है, युग्मकों का निर्माण। अब देखिए युग्मकों के भी प्रकार होते हैं, कुछ युग्मक होते हैं समयुग्मक, कुछ असम युग्मक और कुछ होते हैं विषम युग्मक। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए युग्मक संलयन के प्रकार, समयुग्मन क्या होता है, समान युग्मकों के संलयन को समयुग्मन की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें समयुग्मन के अंदर आएगा नर व मादा युग्मक संरचना व माप में बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समयुग्मक कहलाता है। इसका एक एग्जांपल तो यदि हम ले तो मोनोसिस्ट, ये किसमें होता है, प्रोटोजोआ का एक सदस्य है, कौन है, मोनोसिस्ट। मोनोसिस्ट का मेरा यहाँ पर लिखने का मेन रीजन यही था कि इसमें अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोसिस्ट में कौन सा जनन पाया जाता है, तो आप बताएंगे इसमें अलैंगिक व लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं। और लैंगिक जनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, इसमें लैंगिक जनन में इसमें समयुग्मन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके अलावा इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्लेमाइडोमोनास डेब्रिएनम, यह समयुग्मन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लेमाइडोमोनास एक हरित शैवाल है और पादप जगत में थैलोफाइटा का सदस्य है। तो देखिए ये किसका एग्जाम्पल आ गया, समयुग्मन का एग्जाम्पल आ गया। फिर हम बात करते हैं असमयुग्मन की। तो असमयुग्मन में देखिए इनमें आकार तो सेम है लेकिन परिमाप क्या है, अलग अलग है। आकार एक
आकार में देखिए ये राउंड शेप, लेकिन ये बड़ा और ये छोटा, तो आकार तो सेम है लेकिन इनका परिमाप जो है वो क्या है, अलग अलग है। ये प्रक्रिया क्या है, असमयुग्मन। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि इसमें दो युग्मकों का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है, एक नर और एक मादा। इसमें नर और मादा दोनों युग्मक संरचना और माप में समान थे, जबकि इसमें जो है दोनों युग्मकों का आकार तो सेम है लेकिन इनका परिमाप क्या है, परिमाप अलग अलग है, एक युग्मक बड़ा है और एक युग्मक छोटा है। एंड थर्ड की हम बात करें तो विषम युग्मन, इसमें क्या होता है, आकार व परिमाप दोनों ही अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आकार भी अलग होता है और परिमाप भी अलग होता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने देखा क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी, और विषम युग्मन का हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लेमाइडोमोनास कोसीफेरा। ये हमारी बात हो गई युग्मक संलयन। तो हमने देखा स्टूडेंट्स इसके अंदर युग्मक का निर्माण क्या है, और युग्मक निर्माण के अंदर हमने युग्मन की प्रक्रिया देखी, तो समयुग्मन, असमयुग्मन और विषम युग्मन, इनके बारे में हमने मोटा मोटी पढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मोस्टली ये क्या है कि एक नोट डाल के मैंने बनाया है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए क्योंकि आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए हल्का सा गाइड करना चाहती हूँ। तो अब देखिए कि एक लिंगी जीव कौन से होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं, पता है आप किसी को पता है एक लिंगी और द्विलिंगी क्या है? तो एक लिंगी जीव का मतलब हो जाता है जब नर व मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि नर जननांग जो है वो नर में और मादा जननांग मादा में स्थित होते हैं। तो ये दोनों जननांग अलग अलग प्राणियों में स्थित होते हैं, तो वे जीव क्या कहलाते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मनुष्य का, इसके अलावा सभी कशेरुकी जंतु। और हम बात करते हैं द्विलिंगी की, तो इसमें क्या होता है, जब एक ही प्राणी में नर व मादा जननांग स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ही प्राणी के अंदर इनमें क्या होता है, नर जननांग भी स्थित है एंड सेकंड मादा जननांग भी इसमें स्थित है। इसमें हम एग्जांपल ले केचुए का, तो देखिए ये मैंने केचुए की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, तो इसमें फीमेल जेनेटल ओपनिंग भी है और मेल जेनेटल ओपनिंग भी है। मतलब क्या हो गया, इसमें मेल और फीमेल दोनों जननांग इसके अंदर उपस्थित है। तो केचुआ किसका एग्जाम्पल आ गया, द्विलिंगी का। तो स्टूडेंट्स ये बात तो हो गई जीवों की, एक लिंगी और द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी प्राणी क्या है। तो अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में भी हम एक लिंगी या द्विलिंगी बोलते हैं, नहीं। पादपों की यदि हम बात करें तो जिन पादपों में नर व मादा जननांग अलग अलग प्राणियों में स्थित होते हैं वे पादप एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं। पादप क्या कहलाएंगे, एक लिंगाश्रयी कहलाएंगे। एग्जाम्पल आ जाएगा पपीता और खजूर। सेकंड हम बात करते हैं उभय लिंगाश्रयी, तो पादपों के लिए द्विलिंगाश्रयी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उभय लिंगाश्रयी बोलेंगे। उभय लिंगाश्रयी का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही प्राणी में नर व मादा जननांग एक ही पादप में नर व मादा जननांग दोनों स्थित होंगे, तो वे पादप क्या कहलाएंगे, उभय लिंगाश्रयी पादप कहलाएंगे, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले तो नारियल का वृक्ष जो है वो उभय लिंगाश्रयी का एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स युग्मकों का निर्माण और एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में थोड़ा सा नोट में पढ़ लिया। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, युग्मकों का निर्माण हो गया, अब युग्मकों का स्थानांतरण जरूरी है तभी निषेचन हो पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये है मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या है, एचल, और नर युग्मक क्या है, चलायमान। तो नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा, फ्यूजन होगा और उससे जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ये बात हो गई मनुष्य की। और हम पादपों की यदि बात करें, पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो हम बात करेंगे निम्न कोटि के पादप और उच्च कोटि के पादपों के बारे में। निम्न कोटि के पादपों में कौन से आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसके अलावा जो है उच्च कोटि के पादपों की बात करें तो उनमें अनावर्त बीजी पादप एंड सेकंड आवर्त बीजी पादप। इनमें डिफरेंस क्या है युग्म के स्थानांतरण का, मैं बताती हूँ कि जो इनमें जो निम्न कोटि के पादप जो है इनमें जलीय निषेचन होता है, नर व मादा युग्मक दोनों ही चलायमान होते हैं। और हम इनकी अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी उच्च कोटि के पादपों की बात करें तो इनमें नर व मादा युग्मक दोनों ही अचल होते हैं और इनमें दोनों ही चलायमान होते हैं। चलायमान होने से क्या होता है, युग्मकों का स्थानांतरण इजीली हो जाता है। इनमें नर युग्मक जल में तैरकर चला जाता है, जबकि इनमें जो है वो युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है, या तो हवा के द्वारा होता है या कीटों के द्वारा, कीट परागण की क्रिया होती है इनके द्वारा, या जल की तरंग के द्वारा, इनके द्वारा क्या होता है, इनमें
युग्मकों का स्थानांतरण होता है, जबकि निम्न कोटि के पादपों में क्या होता है, युग्मक खुद ही जल में तैरकर चला जाता है और उनमें निषेचन हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। अब हम बात करेंगे कि निषेचन। निषेचन क्या है? इसे संलयन भी कहते हैं। निषेचन को क्या कहा जाता है? संलयन। स्टूडेंट शुरू में मैंने बता दिया था, अगुणित मादा युग्मक, अगुणित नर युग्मक दोनों के केंद्रक जुड़ेंगे, जाइगोट बन जाएगा, उससे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है? निषेचन। अब देखते हैं हम, निषेचन के अंदर दो प्रकार से होता है निषेचन, या तो बाह्य निषेचन होता है या आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मोस्टली कहाँ होता है? जल में होता है, और आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। तो बाह्य निषेचन की जहां हम बात करें तो देखिए, जीवित रहने, बाह्य निषेचन के द्वारा उत्पन्न संतति जो है, उत्पन्न जीव जो है, उनमें जीवित रहने की संभावना कम होती है, क्योंकि आंतरिक निषेचन के द्वारा उत्पत्ति जाइगोट युग्मनज जो है, उसमें जीव ज्यादा से ज्यादा जीवित रह सकते हैं। और बाह्य निषेचन के द्वारा जो है ज्यादा युग्मकों का निर्माण होता है, अधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण ज्यादा होता है लेकिन उनके जीवित रहने की संभावना कम होती है, और इनमें जो है वो कम युग्मकों का निर्माण होता है और उन कम युग्मकों के जीवित रहने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसके अंदर आंतरिक निषेचन का हम एग्जांपल लें तो स्तनधारियों में, इसके अलावा सरीसृप रेप्टाइल्स में, पक्षी एवीज में, इनके अंदर जो है वो आंतरिक निषेचन पाया जाता है। ये बात हो गई स्टूडेंट्स हमारी निषेचन की। अब हम बात करेंगे निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च मतलब निषेचन हो गया, उसके बाद में युग्मनज से किस प्रकार से जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, वो बात आती है निषेचन पश्च घटना में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये हमारा जाइगोट बन गया। तो देखिए, मनुष्य जीवन की शुरुआत एक कोशिकीय युग्मनज से होती है। अब ये जो एक कोशिकीय युग्मनज है, उसमें जो है जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, उसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, एक कोशिकीय युग्मनज के अंदर कोशिका विभाजन हुआ, 8 कोशिकीय संरचना बनी। अब 8 कोशिकीय संरचना में जब वह पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है? तूतक या मोरूला कहलाता है। स्टूडेंट्स, काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि 8 कोशिकीय अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे तूतक या मोरूला कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 8 कोशिकीय अवस्था के बाद वह 16 कोशिकीय अवस्था में बदलता है, 16 के बाद 32 में जाता है, और 32 के बाद 64 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। और जब वह 32 कोशिकीय अवस्था में आता है तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टूला या कोरक। स्टूडेंट्स, ये 32 कोशिकीय अवस्था और 8 कोशिकीय अवस्था पे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि 8 कोशिकीय संरचना को क्या कहते हैं, 32 कोशिकीय संरचना को क्या कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद में वह जब 128 कोशिकीय अवस्था से ज्यादा हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? गैस्ट्रूला बन जाता है। उसके बाद उसमें उत्तकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और उत्तक से अंग बनते हैं, अंग से अंगतंत्र बनते हैं, और अंगतंत्र मिलकर एक संपूर्ण भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे अंगतंत्र का मतलब मैंने क्या बताया? अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं। अंगतंत्र जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना। तो ये तंत्र मिलकर फिर बाद में एक भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं, और यह है प्रोसेस भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई हमारी निषेचन पश्च घटना, मतलब युग्मनज के द्वारा भ्रूण किस प्रकार से बनता है, ये पूरी प्रोसेस जो है हमने पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आपकी बुक में भी थोड़ा दे रखा है, बाकी हम डिटेल इसकी नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसलिए यदि हम इसको एक बार देख लें, नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा देखेंगे तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो देखिए, मध्यचक्र किन किन जीवों में होता है? तो मध्यचक्र की यदि हम बात करें तो मध्यचक्र पाया जाता है गाय में, भेड़ में, हिरण में, कुत्ते में। जबकि ऋतुस्राव चक्र किस किस में होता है? मनुष्य में और बंदर में, क्योंकि बंदर हमारे पूर्वज कौन है? बंदर ही है। तो बंदर और मनुष्य, इन दोनों के अंदर कौन सा स्राव पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। जबकि मध्यचक्र जो है वो गाय, भेड़, हिरण, कुत्ते में पाया जाता है। तो स्टूडेंट, इसकी डिटेल जो है हम हमारे बुक के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट जब मेरा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। बाकी मैंने जो है ये बताने का रीजन यही है कि हमारे माइंड में पहले से सेट रहे, जिससे हम कंफ्यूज ना हो।
अब स्टूडेंट्स हमारे भ्रूण का निर्माण हो गया। अब भ्रूण का निर्माण होने के बाद जब भ्रूण बाहर आ रहा है तो वो भ्रूण किस सिचुएशन में आ रहा है। कई जीव तो उसको एग के थ्रू शरीर से बाहर जो है बाहर जनन करते हैं, जबकि कुछ जीवों के अंदर वह एक जीव बनकर शरीर से बाहर आता है। तो शरीर से बाहर अंडे, कुछ जीवों में क्या होता है कि वह शरीर से बाहर अंडे के रूप में शरीर से बाहर आता है, तो वे जीव क्या कहलाते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। जो अंडे देने वाले जीव हैं वो क्या कहलाएंगे, अंडप्रजक। अंडे से फिर बाहर क्या निकलता है, भ्रूण निकलता है। ये किन में होता है, रेप्टाइल्स और एवीज में, सरीसृप और पक्षी में अंडप्रजक प्रक्रिया होती है। अंडप्रजक कौन कहलाते हैं, रेप्टाइल्स और एवीज कहलाते हैं। इसके अलावा भ्रूण का निर्माण शरीर के अंदर ही होता है और भ्रूण ही शरीर से बाहर आता है। ये प्रोसेस ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, सजीव प्रजक, मतलब सजीवों को जन्म देने वाले सजीव प्रजक कहलाएंगे। जीव को ही जन्म देते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा मनुष्य का, इसमें आ जाएगा ये अंडे को जन्म दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अंडप्रजक। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई हमारी भ्रूण की, कि भ्रूण का निर्माण विकास किस प्रकार से होता है। कई जीवों में अंडे के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा कई जीवों में भ्रूण के रूप में शरीर से बाहर आता है। तो उसके आधार पर हमने अंडप्रजक और सजीव प्रजक के बारे में मोटा मोटी देखा। तो स्टूडेंट्स अब हम एक जो है हल्का सा देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी डिटेल तो हम इसकी अगले नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आगे जब चैप्टर आएगा उसके अंदर पूरी डिटेल है आपकी इसके बारे में। तो देखिए, अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन लैंगिक जनन का ही एक परिवर्तित रूप है। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक संपूर्ण जीव बनाता है। मादा युग्मक क्या करता है, निषेचन नहीं करता है और संपूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। अनिषेक, अनिषेक का मतलब क्या हो गया, बिना निषेचन। बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के द्वारा संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अनिषेक जनन कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, कीट, इंसेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग हमारा चैप्टर आज हो गया है। बाकी मैंने जो है नोट्स के रूप में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए हम देखते हैं इनके लिए। डिंबकीय गुणन, इसकी सारी अवस्थाएं हैं। देखिए, कभी कभी लार्वा वयस्क में रूपांतरित नहीं होता है और प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं। लार्वा अवस्था वयस्क नहीं बनती है और उससे पहले ही क्या करती है, प्रजनन करना शुरू कर देती है। तो इसी के आधार पर इसको 3 प्रोसेस बताए हैं मैंने। तो देखिए, एक तो है नियोटेनी, एक है पीडोजेनेसिस और थर्ड है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो देखिए नियोटेनी क्या है, लार्वा में जननांग विकसित हो जाते हैं एवं वह सामान्य लैंगिक जनन करते हैं। मतलब लार्वा अवस्था में ही जननांगों का निर्माण हो जाता है और वो सामान्य लैंगिक जनन करने लग जाते हैं। एग्जाम्पल आ गया सैलामेंडर। तो स्टूडेंट्स काफी बार आ जाता है कि ये कौन सी अवस्था पाई जाती है जिनमें लार्वा में ही जननांग विकसित हो जाते हैं और वो सामान्य लैंगिक जनन करते हैं। तो वह अवस्था होती है नियोटेनी। बहुत बार एग्जाम्स में वाला क्वेश्चन आ चुका है, नियोटेनी क्या है। या तो नियोटेनी की परिभाषा आ जाती है या नियोटेनी का एग्जाम्पल आ जाता है या फिर ये परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी अवस्था है, कौन सा प्रोसेस है, तो आप बताएंगे ये प्रोसेस है नियोटेनी। सेकंड देखते हैं पीडोजेनेसिस। इसमें लार्वा अंडे देते हैं जो अनिषेक जनन से नए लार्वा में विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था में ही वो क्या देते हैं, अंडे देना शुरू कर देते हैं और अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के ही नए लार्वा में विकसित हो जाते हैं। मतलब लार्वा ही तो अंडे दे रहे हैं और निषेचन नहीं करेंगे, बिना निषेचन के ही नए लार्वा में विकसित हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, पीडोजेनेसिस। इसका एग्जांपल क्या आ गया, कीट या मधुमक्खी। कीटों के अंदर कौन सा एग्जांपल बताया यहाँ पे, मधुमक्खी का। उसके बाद हम बात करते हैं बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें देखिए परिवर्धन के प्रारंभ में ही कोरक खंड अलग हो जाते हैं। जब परिवर्धन की प्रक्रिया होती है उसी समय ही कोरक खंड क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक कोरक खंड के द्वारा एक संपूर्ण प्राणी विकसित हो जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल ले तो मनुष्य के अंदर काफी बार जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। वो जुड़वा बच्चे किस वजह से पैदा होते हैं कि परिवर्धन के समय ही क्या होता है, कोरकखंड अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक कोरकखंड के द्वारा एक जीव उत्पन्न हो जाता है और जिससे क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे पैदा
हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई हमारी बहुभ्रूणता। इसको क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बहुभ्रूणता का उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे जुड़वा जीव की उत्पत्ति, जुड़वा जीव को जन्म देना। ये कौन सा प्रोसेस होता है? बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके अलावा इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, इसके अलावा परिभाषा दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सी प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे ये क्या है? बहुभ्रूणता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर नोट के रूप में पढ़ लिया है, नियोटेनी क्या है, पीडोजेनेसिस क्या है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताने का मेरा मेन रीजन ये है कि एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं उनमें भी मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक जीवों में जनन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जीवों में जनन के अंदर हमने जीवों के जीवन अवधि के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने जीवन अवधि जो है अलग अलग जीवों की देखी। फिर हमने जनन के बारे में देखा, अलैंगिक जनन के बारे में देखा, हमने लैंगिक जनन के बारे में देखा, उनके प्रकारों के बारे में देखा, हमने निषेचन के बारे में देखा, निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में देखा, निषेचन क्या है उसके बारे में देखा, निषेचन पश्चात घटनाओं के बारे में हमने इस टॉपिक में देखा, और लास्ट में हमने जो देखा वो था अनिषेक जनन हमने देखा। इसके अलावा काफी नोट भी हमने इस टॉपिक के अंदर जो इस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स मोटा मोटी आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा जो ये लेक्चर है पसंद आ रहा है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगी नेक्स्ट चैप्टर के वो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और स्टूडेंट्स यदि आपको कोई क्यूरीज है, आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन करना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।